गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता झांसी की रानी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस कविता की कवित्री का नाम है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया जा रहा था। बहुत बड़े बड़े वीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। या रानी जो है लक्ष्मीबाई, उनका भी इस 1857 के संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण नाम है और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका किरदार भी रहा हुआ है। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी और अंग्रेज़ों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। और आज कवित्री झांसी की रानी का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध का वर्णन करते हुए कहती हैं, इनकी गाथा छोड़ चलें हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री श्रोताओं से कहती हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाले वीरों की बातों को छोड़कर वो झांसी के युद्ध क्षेत्र का दृश्य दिखाना चाहती है। वो झांसी के मैदानों में जाना चाहती है, क्योंकि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो राजा विद्रोह कर रहे थे वो पुरुष थे, परंतु उन सबके साथ में लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से उसने तलवार उठा रखी थी, अंग्रेज़ों की तरफ उसने आंखें दिखाई थी, उनका विद्रोह किया था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि सब तरफ तो पुरुष जो थे वो अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे थे, और यहाँ पर इन सब की गाथाओं को अगर हम छोड़ दें तो झांसी के मैदान में जाकर देखो, लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध डटी हुई थी। तो इनकी गाथा छोड़ चले हम इन सभी वीरों की गाथा को, कहानी को, गाथा का अर्थ होता है कहानी, इन सभी वीरों की कहानी को छोड़कर हम झांसी के मैदानों में, झांसी के रण क्षेत्र में चलते हैं, जहां पर हमें दिखाई देगा कि जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मर्द का अर्थ होता है पुरुष और मर्दानों पुरुष का बहुवचन है। तो कवित्री कहती हैं कि हम सभी शूरवीरों की बातों को छोड़कर झांसी के रण क्षेत्र में चलते हैं, जहां पर लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच में एक पुरुष बनकर खड़ी हुई हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर जो अंग्रेज़ों की तरफ से अंग्रेज़ों की सेना का सेनापति था, तो वहाँ पर रानी के सामने अंग्रेजी लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा और अपने जवानों के साथ आगे जाकर रानी के सामने युद्ध करने के लिए पहुँच गया। उसे देखते ही रानी ने अपनी तलवार निकाल ली, रानी ने तलवार खींच ली, अर्थात रानी ने अपनी तलवार धारण कर ली और हुआ द्वंद्व आसमानों में। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। तो दो असमान लोगों में युद्ध होने लगा। वॉकर एक पुरुष था और लक्ष्मीबाई एक स्त्री थी। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो वॉकर था वो अपनी सेना लेकर रानी के सामने आया और रानी ने उसे देखते ही अपनी तलवार खींच ली और दो असमान व्यक्तियों में, दो असमान लोगों में, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों में युद्ध होने लगा। परंतु यहाँ पर रानी का तलवार कौशल, युद्ध कौशल इतना बढ़िया था कि उसने कुछ ही समय में वॉकर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तो कवित्री कहती हैं, जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। जख्मी अर्थात घायल। वॉकर रानी के आगे से घायल होकर अपनी सेना के साथ भाग गया और उसे अजब हैरानी थी। उसे रानी का साहस देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। कवित्री कहती हैं कि मैंने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से इस कहानी को सुना था कि 1857 के संग्राम में मर्दानी स्त्री झांसी की रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। कवित्री आगे कहती हैं, विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर से ना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि वॉकर के खिलाफ युद्ध करते समय रानी को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विजय प्राप्त हुई, वो युद्ध में जीत गई। लेकिन तभी जनरल स्मिथ ने रानी पर आक्रमण कर दिया और रानी अपनी सहेलियों के साथ, जिनके नाम थे कान्हा और मुंद्रा, उनके साथ वो बड़ी वीरता से स्मिथ के आगे बढ़ी। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि विजय मिली। विजय मिली मतलब उस समय अंग्रेजों का खिलाफ जो वॉकर जिसका सेनापति था, उस युद्ध
में रानी लक्ष्मीबाई को विजय प्राप्त हुई, पर उसी समय अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। सेना घिर आना मतलब सेना आ जाना, चारों तरफ से घेर लेना। तो उसी समय अंग्रेजों की सेना फिर से आ गई थी, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था। और अब की बार कौन था? अब की बार जनरल स्मिथ सम्मुख था। अब की बार जनरल स्मिथ वहाँ पर आया था सेना को लेकर के, वो रानी के सामने था। लेकिन यहाँ पर रानी ने अपनी सखियों, अपनी सहेलियों कान्हा और मुंद्रा नाम की सहेलियों के साथ इतना अच्छा युद्ध प्रदर्शन किया कि जनरल स्मिथ ने भी मुंह की खाई। मुंह की खाई एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है बुरी तरह से हार जाना। तो वो कहता है कि जनरल स्मिथ भी रानी के सामने अपनी सेना को लेकर आया, लेकिन वो भी बुरी तरह से रानी के सामने हार चुका था। कान्हा और मुंद्रा ये सखियों के नाम है, रानी की सहेलियों के नाम है। तो इस युद्ध में कान्हा और मुंद्रा नाम की रानी की सहेलियां युद्ध क्षेत्र में आई थी, और इस युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, मतलब बहुत अच्छा युद्ध किया था और शत्रु सेना में बहुत मारकाट मचा दी थी। तो यहाँ पर भी जनरल स्मिथ की सेना पर भी रानी लक्ष्मीबाई ने विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु इतने में ही क्या हुआ कि पर पीछे ह्यूरोज आ गया। ह्यूरोज एक और अंग्रेज अधिकारी का नाम है कि पीछे से ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ लक्ष्मीबाई पर आक्रमण कर दिया, और हाय घिरी अब रानी थी। अब रानी चारों तरफ से सेना से घिर चुकी थी। कवित्री कहती हैं कि मैंने इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुना था कि एक स्त्री जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, वो पुरुषों के सामने, अंग्रेजों के सामने एक पुरुष की भांति लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि भले ही रानी को चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया था, आगे से जनरल स्मिथ के साथ उसका युद्ध चल रहा था, पीछे से ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ में लक्ष्मीबाई को घेर लिया था, लेकिन फिर भी रानी मार काट करती हुई, मतलब कि युद्ध में मारती हुई, युद्ध में शत्रुओं की मार काट मचाती हुई चलती बनी सैन्य के पार, अंग्रेजों की सेना के पार चली गई। अपने आप को सुरक्षित उसने अंग्रेजों की सेना से बाहर निकाल लिया। किंतु सामने नाला आया और रानी वहां से सुरक्षित जा रही थी युद्ध क्षेत्र से निकलकर, तभी वहां सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया और यह था संकट विषम अपार। रानी के सामने ये बहुत ही मुश्किल संकट आ गया था, बहुत मुश्किल ये संकट था। तो रानी जो थी वो अपने घोड़े के साथ उस नाले के वहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो नाला एक कठिन और हताश कर देने वाली समस्या के रूप में, एक बाधा के रूप में रानी के सामने आ चुका था। और इस समय जब रानी ने अपने घोड़े से उस नाले को पार करने का प्रयास किया तो घोड़ा उसी जगह पर अड़ गया। नया घोड़ा था, क्योंकि वो रानी का एक नया घोड़ा था, जो उनका खुद का घोड़ा था वो युद्ध में गंवा चुकी थी, वो वीरगति को प्राप्त हो चुका था। तो आज के युद्ध में उन्होंने जो घोड़ा काम में लिया था वो नया घोड़ा था। तो वो उस नाले को देखकर वहीं पर बिदक गया, वो वहीं पर ठिठक गया और उसने उस नाले को पार करने के लिए वहाँ पे वो अड़ गया, वो उस नाले को पार करना नहीं चाहता था। तो घोड़ा अड़ा, क्यों अड़ा? क्योंकि वो नया घोड़ा था। इतने में आ गए सवार, इतने में अंग्रेजों के सैनिक, सवार यहाँ पर मतलब है अंग्रेजों के सैनिक, इतने में अंग्रेजों के सैनिक रानी का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए। और इस समय परिस्थितियाँ क्या बनी? रानी अकेली थी और शत्रु बहुतेरे मतलब बहुत, शत्रु बहुत से थे, और उन सभी शत्रुओं ने मिलकर रानी के ऊपर होने लगे वार पर वार, अनेक वार करना आरंभ कर दिया। घायल होकर गिरी सिंहनी यहाँ पर लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया है। कवित्री कहती हैं कि अंत में जो रानी थी, क्योंकि वो अकेली थी और उसके ऊपर सभी अंग्रेज सैनिक वार कर रहे थे, तो अंत में रानी घायल होकर घोड़े से गिर पड़ी। और यहाँ पर जो है वो एक शेरनी की उसको उपमा दी गई है कि जो शेरनी थी, जो अब तक सबसे बिना हारे युद्ध कर रही थी, वो शेरनी यहाँ पर घायल होकर गिर पड़ी और उसे वीरगति पानी थी, और वहाँ पर उन्होंने वीरगति प्राप्त की। वो युद्ध भूमि में ही अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। कवित्री कहती हैं मैंने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से इस कहानी को सुना था कि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों को भी लज्जित कर देने वाले साहस के साथ अंग्रेजों के साथ संग्राम किया था।
आगे कवित्री कहती हैं, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि इस प्रकार से रानी जो है वो स्वर्ग सिधार गई, वो स्वर्ग की ओर चल पड़ी और चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब वो चिता के ऊपर थी और ये जो जलती हुई चिता थी, ये ऐसे लग रहा था कि रानी के दिव्य शरीर को चिता जो है वो ऐसी सवारी है जो स्वर्ग तक ले जाने का एक साधन बन चुकी है। तो रानी अब किसी घोड़े पर विराजमान नहीं थी, रानी का वो दिव्य पार्थिव शरीर चिता पर सवार था और ये चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी जो उसे स्वर्ग तक ले जाने वाली थी। और मिला तेज से तेज, चिता से उठती हुई अग्नि की लपटों को देखकर कवित्री कल्पना करती है कि जो चिता से तेज उठ रहा था, जो चिता से अग्नि की लपटें उठ रही थी, वो ऊपर की ओर जा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये तेज उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश से मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला तेज है ये रानी लक्ष्मीबाई का तेज और यहाँ जो दूसरा तेज है यह है भगवान का प्रकाश। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जो बहुत ही तेजस्विनी थी, जिनके कार्य बहुत ही सबको प्रकाशित करने वाले थे, सबको प्रेरित करने वाले थे, तो जो वीरांगना का इस वीर स्त्री का, इस वीरांगना का जो तेज था वो परम तेज अर्थात परमात्मा में विलीन हो गया और वो तेजस्विनी कहलाने के योग्य थी, तेज की सच्ची अधिकारी थी। इस प्रकार से वो तेजस्विनी कहलाने की सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी उम्र कितनी थी? अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी लक्ष्मीबाई सिर्फ 23 वर्ष की अवस्था की थी और कवित्री कहती हैं कि मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। वो मनुष्य नहीं थी, वो अवश्य ही कोई अवतार थी। जिस प्रकार से अवतार का जन्म एक उद्देश्य के लिए होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात अवतार फिर से विलीन हो जाता है, तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने, स्वतंत्रता स्वयं एक अवतार बनकर आई थी और यहाँ पर वो लोगों में स्वतंत्रता की प्रेरणा जगाकर अपना कार्य पूरा करके और वापस जा रही है। तो कवित्री कहती है कि अभी उनकी उम्र कुल 23 साल की थी और अवश्य ही वो कोई मनुष्य नहीं थी, वो कोई अवतार थी। और कौन अवतार थी? कि स्वतंत्रता स्वयं एक स्त्री का रूप धारण करके हमें जीवित करने आई थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। स्वतंत्रता स्वयं नारी का रूप धारण करके, स्वतंत्रता स्वयं लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके हम गुलामी से मृत भारतीयों को जीवित करने आई थी और उन्होंने इस काम को किया। दिखा गई पथ, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति का पथ दिखा गई और सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। हमको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो सीख सिखानी थी वो सीख सिखाई, स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग दिखाया। ये इस अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ और वो अपना उद्देश्य पूरा करके यहाँ से चली गई। तो कवित्री कहती हैं कि वो मनुष्य नहीं, कोई अवतार थी जो हमको जीवित करने के लिए आई थी और हमें वो जो हमें रास्ता दिखाना चाहती थी वो दिखाकर चली गई। तो इस प्रकार से कवित्री कहती है कि मैंने इस कहानी को बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुना है और मैंने इस कहानी में सुना है कि जो लक्ष्मीबाई है वो अंग्रेजों के समक्ष उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए बड़ी मर्दानगी से, पुरुषों के से साहस से अंग्रेजों के समक्ष वो लड़ी थी। आगे कवित्री कहती हैं, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि जाओ रानी, अर्थात हे रानी, हम तुम्हें श्रद्धांजलि देते हैं, हम तुम्हें विदाई देते हैं। अब तुम स्वर्ग को जाओ और तुम्हारा जो ये एहसान है, तुमने जो भारतवासियों पर जो एक एहसान किया है, हमारा जो भला किया है, हम तुम्हारे हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला। तुमने हमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, ये हम सभी भारतीयों पर तुम्हारा एहसान है और हम जो भारतवासी हैं वो तुम्हारे कृतज्ञ हैं, हम तुम्हारे एहसान को मानते हैं। अब तुम स्वर्ग को जाओ, हम तुम्हें विदा देते हैं, हम तुम्हें श्रद्धांजलि देते हैं और हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तेरा यह बलिदान, हे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो आपका ये बलिदान है जो आपने देश के लिए किया है, ये बलिदान हम सभी के अंदर
स्वतंत्रता अविनाशी जगाएगा, कभी ना समाप्त होने वाली स्वतंत्रता की भावना को जगाता रहेगा और हम कभी ना कभी इस भावना के साथ अवश्य ही स्वतंत्र हो जाएंगे। तो तुम्हारा ये जो अमूल्य वरदान है, ये हमारे हृदय में स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की अमर भावना जगाता रहेगा। चाहे चुप होवे इतिहास, चाहे इतिहास में तुम्हारे इस बलिदान को कोई स्थान न मिले, इतिहास तुम्हें लेकर चुप हो जाए, अर्थात तुम्हारे बलिदान का कहीं भी जिक्र न किया जाए, और चाहे सच कहने वालों को, तुम्हारे बलिदान के बारे में कहने वालों को अंग्रेज फांसी लगा दें, चाहे तुम्हारे बारे में कहने वालों को अंग्रेज फांसी पर लटका दें, और चाहे अंग्रेजों को अपनी विजय का घमंड हो जाए, हो मदमाती विजय, विजय मतलब जीत, अंग्रेजों को अपनी जीत पर घमंड हो जाए, वो तुम्हें मारने के पश्चात अगर वो तुम्हारे किले पर, तुम्हारी झांसी पर हक भी जमा लें और वो अहंकार पूर्ण जीत से खुश होते रहें, और चाहे बाद में वो गोलों से, तोप के गोलों से झांसी को बिल्कुल मिटा दें, अर्थात वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी हर चीज़ को मिटा दें, लेकिन फिर भी तुम हमेशा याद रहोगी। क्यों? क्योंकि तेरा स्मारक तू ही होगी। तुझे याद करने के लिए किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है, किसी इतिहास की आवश्यकता नहीं है। चाहे तेरा नामो निशान भी मिटा दिया जाए, लेकिन हे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तू खुद तेरा स्मारक है। स्मारक का अर्थ होता है स्मरण कराने वाली वस्तु। तो भले ही तुम्हारी झांसी का अंग्रेजों के द्वारा तोप के गोलों से नामो निशान मिटा दिया जाए, चाहे वो अपनी अहंकार पूर्ण जीत को प्राप्त करके खुश होते रहें, चाहे तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बलिदान के बारे में कहने वालों को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा दें, चाहे इतिहासकार इतिहास में तुम्हारा जिक्र भी ना करें, लेकिन तुम्हें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कभी न समाप्त होने वाली कीर्ति को कोई मिटा नहीं सकता। हे रानी, तुम खुद अपना स्मारक हो, क्योंकि तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम ये अमिट वस्तुएं हैं। तुम्हारे नाम को और तुम्हारे काम को कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो तू खुद अमिट निशानी थी, तो खुद ऐसी निशानी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तुम खुद अपना स्मारक हो, तुम्हें किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। कवित्री कहती हैं कि मैंने लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के खिलाफ इस संघर्ष की कहानी को बुंदेलखंड के लोगों के माध्यम से सुना है और ये जाना है कि वो स्त्री पुरुषों का सा अदम्य साहस दिखाते हुए अंग्रेजों के सामने लड़ी थी। तो इस प्रकार से कवित्री ने इस कविता में झांसी की रानी के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान का वर्णन किया है और ये बताया है कि हमारे देश में स्त्रियां भी पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। अब जो हमारे प्रश्न उत्तर बचे हैं वो हैं केवल 2 निबंधात्मक प्रश्न। एक निबंधात्मक प्रश्न जो है वो आप पहले कर चुके हैं। 2-3 निबंधात्मक प्रश्नों को तो मैंने आपको पहले करवा दिया है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो पंक्ति है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में ही रानी के युद्ध कौशल का पूरा वर्णन आ गया कि जो स्त्री होते हुए भी पुरुषों के सामने मर्दानी मतलब मर्दों की सी शक्ति रखने वाली स्त्री। इस एक पंक्ति में ही कवित्री ने रानी के युद्ध कौशल को मानने के लिए हमें विवश कर दिया है। और क्या कहा है कि वो अंग्रेजों के सामने खूब लड़ी है। बड़े बड़े शत्रु योद्धाओं को अपने पराक्रम से लक्ष्मीबाई ने धूल चटा दी और अपने अदम्य साहस से अपने राज्य पर अधिकार करना चाहा कि ये मेरा राज्य है, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जीवन में एक भूल ऐसी हो जाएगी कि उसे इस तरह से वीरगति प्राप्त करनी पड़ेगी। उस दिन वो एक नए घोड़े के साथ युद्ध कर रही थी और यही उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। रानी ने फिर भी अपनी तलवारों से अंग्रेज़ों पर पलटवार करके उनके सैन्य बल को हिलाकर रख दिया। अंग्रेज़ों को यह समझ में आ गया था कि झांसी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो सहज ही किसी बच्चे से खिलौने की तरह छीन सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र सब चलाती आई थी, बचपन से वो व्यूह रचना करती थी, सेना बनाकर सेना घेरती थी, सैन्य क्रियाकलापों में रुचि दिखाती थी, तो जब अंग्रेज़ों से उनका युद्ध हुआ तो उनके युद्ध कौशल का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ गया।
कौन जानता था कि बचपन में सदा युद्ध के खेल खेलने वाली रानी को एक दिन सच में युद्ध लड़ना पड़ जाएगा। लेकिन जब वो दिन आया तो रानी ने अपने युद्ध कौशल का बहुत अच्छा परिचय दिया। और जब अंग्रेज सेनापति लेफ्टिनेंट वॉकर रानी को दुर्बल समझकर उससे युद्ध करने के लिए आगे आया और रानी ने जब वो तलवार लेकर उस पर रानी टूट पड़ी और वॉकर बुरी तरह से वहाँ से घायल होकर भागा और उसने फिर जनरल स्मिथ को भेजा, तो स्मिथ ने भी बुरी तरह से रानी के आगे वो हार गया रानी के आगे। और हीरोज ने जब रानी को पीछे से घेर लिया तो रानी सब तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं घबराई, क्योंकि वो बचपन से ही सेना के घेरे को तोड़कर, चक्रव्यूह तोड़कर आगे बढ़ने की कला जानती थी। तो जो रानी थी वो मार काट मचाती हुई अंग्रेजी सेना से बाहर निकल गई। लेकिन उस दिन रानी का दुर्भाग्य थोड़ा ज़्यादा बलशाली था और एक नाला आ गया और रानी पर अनेक सैनिकों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। तब भी रानी वीरतापूर्ण तरीके से अंत समय तक संघर्ष करती रही और जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी और उसने वीर गति को प्राप्त किया। अंग्रेजी इतिहासकारों ने, देसी इतिहासकारों ने, सबने रानी के इस युद्ध का वर्णन करते हुए इतिहास के अंदर रानी को एक बहुत बड़ी वीरांगना माना है। तो इस प्रकार से रानी का युद्ध कौशल आपको लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ बताना है। उसके बाद हीरोज जब पीछे से आ गया वो भी बताना है। जनरल स्मिथ के साथ में उसने किस तरह से युद्ध किया वो सब बताना है और अंत समय तक वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिला तेज से तेज, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? ये हम देख चुके हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही एक साधारण लड़की नहीं थी। वो बचपन से ही उनके साधारण लड़कियों से बड़े हटकर कार्यकलाप हुआ करते थे और इसीलिए कवित्री ने उसे लक्ष्मी दुर्गा का अवतार भी कहा है। बचपन से ही रानी की तेजस्विता के प्रमाण मिलने लगे थे। जैसे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो बचपन से ही रानी की वीरता के प्रमाण सब लोगों के सामने आने लगे थे। रानी ने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए रणभूमि में शत्रुओं को परास्त करके वीरगति प्राप्त की। रानी परलोक चली गई। चिता उसको परलोक तक ले जाने वाली, स्वर्ग तक ले जाने वाली एक अलौकिक सवारी थी। उस तेजस्विनी वीरांगना का परम तेज परमात्मा में परम तेज जो था परमात्मा में लीन हो गया। वीरांगना की जो चिता से उठती हुई लपटें थी वो ऐसा लग रहा था कि वीरांगना का तेज, परम तेज परमात्मा में अर्थात परम प्रकाश में विलीन हो गया है। इसी दृश्य के लिए कवित्री कह रही है कि मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तो रानी का इस प्रकार से परमात्मा रूपी प्रकाश में मिल जाने का वो पूरी अधिकारिणी थी। अपनी वीरता और बलिदान के कारण उसे स्वाभाविक रूप से ही परम पद मिल चुका था। 23 वर्ष की अवस्था में ही रानी ने संपूर्ण देश में स्वतंत्रता के लिए जोत जगा दी थी और जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों के इतिहास में रानी के पराक्रम को भी हाजिरी मिली है। रानी के पराक्रम की कथा भी लिख दी गई है। तो रानी के अटूट आत्मविश्वास और पराक्रम को देखकर लगता है कि वो मनुष्य न होकर कोई दैवी अवतार थी। लगता है स्वतंत्रता स्वयं नारी का रूप धारण करके भारतवासियों को जगाने आई थी। तो रानी ने अपने तेज स्वरूप से, अपने यशस्वी चरित्र से सभी का मार्गदर्शन किया। इसीलिए कवित्री ने कहा है कि रानी ने अपने प्राणों के बलिदानों के साथ ही जब स्वर्ग की ओर रुख किया था तब उनकी चिता से उठती हुई लपटें मानो परमपिता परमात्मा के प्रकाश में मिल रही हों और वो इस परमात्मा के प्रकाश में मिलने की सच्ची अधिकारिणी थी। आपको इस कविता की व्याख्या लिखनी है और उसके बाद आपको इन दोनों प्रश्नों को करना है और अपने काम को मेरे नंबर पर सेंड करना है। आगे हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ के लिए आपको पहले से तैयार रहना है, क्योंकि इस पाठ के अंदर हमने व्याख्या भी लिखी है और प्रश्नोत्तर भी किए हैं, तो आपको ये पाठ अधूरा नहीं छोड़ना है। अब जो हम पाठ पढ़ेंगे वो गद्य भाग का पढ़ेंगे, तो गद्य भाग का पाठ पढ़ने के लिए आपको अपना पद्य भाग पहले पूरा कर लेना है। आप ये काम करेंगे और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक यू।